हेलो फ्रेंड, ऑल इन वन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई का न्यू सुपर 30 बैच। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है सुपर 30 बैच का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए। अब इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरा, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली के और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। और चौथा है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। सर्वप्रथम कपास के उत्पादन हिंदू सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस या सुगर जैसे जानवरों को पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जौन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। जौन धर्म का त्रिरत्न में शामिल है। कौन कौन शामिल है बताइए। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, पहला नंबर। दूसरा, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। तीसरा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। चौथा, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। इसमें से कौन होगा बताइए, आप लोग बताइए। देखिए, दूसरा का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लीजिए। जौन धर्म के तीन त्रिरत्न है। जौन धर्म त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान और सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। ये हो जाएगा। तीसरा नंबर देख लीजिए। चोल अभिलेखों के अनुसार जौन संस्थाओं का दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जौन संस्थाओं के दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहलाता है बताइए। ब्रह्मदेव, पल्लीच्छादम, सालाभोग या बेलन बगाई। इसका हो जाएगा पल्लीच्छादम। देखिए, इसके कुछ व्याख्या देखिए। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं के दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीचंद कहा जाता है। गैर ब्राह्मणों के दी जाने वाली भूमि को बेलाई वगाई कहा जाता है। स्कूल विद्यालय की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता है। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विश्वख्यात विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? विशाखदत्त
द्वारा रची मुद्रा पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में। ये है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसकी कुछ व्याख्या देखिए। संस्कृत विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राजा संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इन्हें हिंदी के अनुसार करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में होता शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। इनकी व्याख्या देखिए। शेरशाह सूरी शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। यह रुपया जो था वो चांदी का था। 6 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रभाव शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका औरंगजेब से शुरू हुआ था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठे ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी के भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में किस गवर्नर जनरल के स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन को। इसकी व्याख्या देखिए। लॉर्ड रिपन, देखिए इसकी व्याख्या। ये क्या कहता है? भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन के प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। यानी कि जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। तब से लेकर आज तक जनगणना वही 10 साल के अंतराल में अभी तक होते आ रहा है। यानी कि जनगणना का जो श्रेय है, जो जनगणना के तब से ये जनगणना चालू है। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ये हो गया आपका वर्ष 1856 ईस्वी में। वर्ष 1856 ईस्वी में। देखिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड डलहौजी के आहट की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। उस समय अवध का नवाब बाजिद अली शाह था। उस समय अवध के नवाब था बाजिद अली शाह। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुई आंदोलन के नेतृत्व में किया था? निम्नलिखित में से किसमें
बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुई आंदोलन के नेतृत्व में किया था? तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुई प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्माण की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुई। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत के स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में। ये देखिए, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में कौन कौन समाज शुरू हुआ था तो देख लेते हैं। ये आपका हो गया सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा हुआ था। प्रार्थना समाज हो गया था 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। केशव चंद्र सेन के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग या M.G. रनाडे, ये प्रार्थना समाज हुआ था 1867 में। आर्य समाज हुआ था 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र ठाकुर द्वारा हुआ था। आगे देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन। अटला देवी मंदिर का निर्माण किस शासनकाल के द्वारा हुआ था? अटला देवी मंदिर के निर्माण किस शासनकाल द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका इब्राहिम शाह तर्की के द्वारा हुआ था। इसका व्याख्या देख लीजिए। अटला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में तुर्की शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। तेरह नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व के दर उपज का कितना भाग था? अलाउद्दीन के समय भू राजस्व के उपज का कितना भाग था? तो ये था 1/2 भाग। 1/2 भाग था। इसकी व्याख्या देखिए। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग अलाउद्दीन ने खम्स लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया था। 14 नंबर देख लीजिए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता के वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो ये आपका देता है वचन। ऑप्शन देख लीजिए। अभिव्यक्ति का विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर,
और अवसर और अभिव्यक्ति। इसका हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता प्रदान करता है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का क अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था। 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया था। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया था। 16 नंबर, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। कुछ सूचना व्याख्या देख लीजिए। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 1 तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची वर्णित है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। 17 नंबर देख लीजिए। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। इसकी व्याख्या देखिए। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। अनुच्छेद 243 के ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, वे सभी शामिल हैं। 18 नंबर देख लीजिए। संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अधिकतम संख्या सीमित करता है? ये हो जाएगा आपका 18 के सी नंबर 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन देख लीजिए इनकी कुछ व्याख्या। भारतीय संविधान के 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र या राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने का व्यवस्था की गई। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। 19 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान संस्था नहीं है? संविधान संस्था नहीं है। यह हो जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग संविधान संस्था नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थापना किया गया था। ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर देख लीजिए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू थे।
इसकी कुछ व्याख्या देख लीजिए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू के उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। इक्कीस नंबर देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो उच्च न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 अनुच्छेद 241 अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही है उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है और अनुच्छेद 241 राज्य संघ क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा स्पीकर का निर्माण होता है। लोकसभा स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। 23 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मामले उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षा के अन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज के भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया। कंबोडिया आपका भाग नहीं है उसका। इसकी कुछ व्याख्या देखिए। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए विश्व विख्यात है। यह आइलैंड म्यांमार लाओस देशों के समूह है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब लैगूस लोसंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लैगूस त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। लैगूस जो है सिक्किम में लोकप्रिय है। लैसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। 27 नंबर देख लीजिए। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यूनेक्स कप हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। यूनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। यूनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। सूरज ताल झील है हिमाचल प्रदेश। सूरज ताल, रेणुका नाके झील इत्यादि सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 29 नंबर देख लीजिए। इकोसिस्टम की सभी परिभाषा क्या है? सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो ये हो जाएगा जीव समुदाय और उनके वातावरण। जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसकी व्याख्या देखिए। जीव समुदाय के उनके वातावरण के संतुलित तंत्र परिस्थितिकी तंत्र के संकल्प सर्वप्रथम A.G. टास्ले द्वारा 1935 में किया गया।
किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, ये सुपर 30 का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दम एग्जाम में आने योग्य है या एग्जाम में आ चुका है, इसको भूलिएगा मत। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 33.33%। 33.33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके।